नमस्कार दोस्तों, मैं शिवधर पांडे ई शिक्षाविद सौरभ की तरफ से इतिहास विषय के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि कल सौरभ सर ने आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताया था, तो मैं उसी के आगे का पड़ाव मगध साम्राज्यवाद के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। मगध साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कुछ कहानियाँ जो कि मगध साम्राज्यवाद से जुड़ी हैं, जो कि आपको कंटेंट याद करने में काफ़ी हद तक बहुत मदद करने वाली है। तो आप देखिए आज मगध साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद किसी भी एक राज्य का अन्य राज्यों को अपने आप में मिलाने का प्रयास ही साम्राज्यवाद कहलाता है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मगध साम्राज्यवाद, जिसके अंतर्गत मगध राज्य अन्य 15 महाजनपदों को स्वयं में मिलाना चाहता था। और इसी पड़ाव में हम आपको 2 विचारों के बारे में अवगत कराना चाहते हैं, जो 2 विचार इस प्रकार हैं। पहला, पुराणों के अनुसार क्या कहा जाता था, बौद्ध साहित्यों के अनुसार क्या कहा जाता था। हमारे जितने भी धर्म थे और धर्म से जुड़ी जितनी भी पुस्तकें थी, उनमें किसी भी एक राज्य या साम्राज्य के बारे में तमाम बातों का विवरण दिया गया है। तो पुराणों के अनुसार बताते हैं आपको। पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्यवाद के अंतर्गत सबसे पहला जो वंश था वो बृहदत्त वंश था। देखिए, और बौद्ध साहित्यों के अनुसार और जो सबसे ऑथेंटिकेट है, जो सबसे सही प्रमाणिक जानकारी है, वो है बौद्ध साहित्यों के अनुसार। यही आपसे परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि मगध साम्राज्यवाद के अंतर्गत पहला कौन सा वंश था, तो आप मेंशन करेंगे हर्यक वंश। अब हम आपको मगध साम्राज्यवाद के अंतर्गत 3 वंश हैं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। 3 वंश हैं। पहला वंश है हर्यक वंश, जैसा कि अभी बताया आप लोगों को। दूसरा है तीसरा है नंद वंश। हर्यक वंश, नाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था। जैसा कि नाम से ही है, फिर भी बताते हैं। पितृहंता वंश एक ऐसा वंश जिसमें अगला शासक अपने पिछले शासक को मार के गद्दी पे आसीन होता है, उसे पितृहंता वंश कहते हैं। अब हम आपको सबसे पहले पढ़ाते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो काफ़ी रोचक हैं और हमारे इतिहास में काफ़ी कायदे से इनके बारे में लिखा गया है। तो हर्यक वंश के बारे में सबसे पहला शासक जो था, चूँकि आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि कौन सी शताब्दी में इसके बारे में या हर्यक वंश का स्थापना कौन से शताब्दी में हुआ था, फिर भी हम आपको जानकारी के लिए बता देते कि अनुमानतः 544 से लगभग आपका हर्यक वंश का शासन शुरू हुआ था। और इसके जो किसी भी वंश की जो शुरुआत होती है, इसका सबसे प्रथम प्रश्न जो दिमाग में या जहन में उठता है या उठना चाहिए, वो है संस्थापक। हर्यक वंश के
संस्थापक का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार और बिंदुसार, दो ऐसे नाम हैं जिसके बीच में आप भ्रमित हो सकते हैं। बिंदुसार और बिंबिसार के बीच में लगभग शताब्दियों का अंतर था। बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश से जुड़ाव रखते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। हालांकि इससे जुड़े भी एक कहानी है, लेकिन आपको ये हम तब बताएंगे जब हम मौर्य साम्राज्य में पहुंचेंगे। तो फिलहाल इसके जो पहले शासक थे वो थे बिंबिसार। अब कोई भी राज्य, कैसा भी राज्य हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के रिश्ते होते हैं। एक वैवाहिक रिश्ता हो सकता है, दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, रक्त संबंध हो सकता है, तमाम चीज़ें हैं, रिश्तों से ही साम्राज्य आगे बढ़ते हैं। पुराने समय के सारे राजा ये जो पैंतरा था इसको अपनाते थे। उसमें हम आपको बताते हैं कि बिंबिसार या जो मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत जिन्होंने की वो कैसे किए, पहले आगे कैसे बढ़ाए, और मगध साम्राज्यवाद के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए सबसे पहली जो शुरुआत की उन्होंने अंग देश को जीत के की। किस देश को? अंग देश को। अंग देश को जीत के मगध साम्राज्यवाद की नींव पड़ी। ये शुरुआत थी, मगध साम्राज्यवाद की ओर एक कदम था। इसके बाद हम आपको बताते हैं रिश्ते जिनसे कि मगध साम्राज्यवाद की नींव मजबूत, बहुत मजबूत हुई। आप आगे पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्यवाद अपने आप में एक अनोखा साम्राज्य था, और उसका बहुत बड़ा कारण था उनका अपने राज्य को लेकर चलने का जो तरीका था, रिश्तों को लेते हुए, वो अपने आप में एक अनोखा ही प्रकार था। अब आपको बताते हैं शादी के बारे में। सबसे जो पवित्र बंधन होता है हमारे समाज में वो होता है शादी, और मगध साम्राज्यवाद इससे भी अछूता ना रहा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मगध की सुरक्षा के लिए जो पहला रिश्ता बनाया गया था शादी वाला, इसको हम लिख सकते हैं वैवाहिक। 3 शादियाँ हुई थी। 16 महाजनपद थे जिसमें 3 शादियाँ हुई थी। पहला लिच्छवी। लिच्छवी की जो रानी थी उनका नाम था चेलना। लिखते हैं आपको, रानी थी दूसरी शादी कौशल देश, तीसरी शादी मद्र देश। यहाँ की रानी थी महाकौशला। तीसरा देश मद्र देश। यहाँ की रानी थी क्षेमा। और ये जो कौशल देश था, यहीं के राजा ने दहेज में बिंबिसार को काशी दिया था। इसके पीछे काफ़ी कहानियाँ हैं, आगे आपको सुनने को मिलेंगी। यहीं से काशी जो है दहेज में मिला था। तो अभी तक हम आपको बताए बिंबिसार के बारे में, इनका वैवाहिक संबंध किससे किससे था। ये मध्य देश की रानी क्षेमा थी, ठीक है। और आपको बताते हैं वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध 3 राज्यों से था। पहला था लिच्छवी, दूसरा था कौशला, तीसरी थी मध्य देश। लिच्छवी की रानी चेलना थी, कौशल देश की रानी महाकौशला थी, मध्य देश की रानी थी क्षेमा। कौशल से ही दहेज में बिंबिसार को काशी मिला था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साम्राज्य विस्तार अपने पड़ाव में आगे बढ़ता हुआ। हो गया विकास जी? अब इसके आगे हम आपको बताते हैं मित्रता। वैवाहिक संबंध हो गया, अब मित्रता के बारे में आपको बताएंगे। मित्रता जो थी बिंबिसार से, वो थी गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध इनके समकालीन थे, इनके मित्र थे। और जब गौतम बुद्ध मित्र थे, इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर
बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसी मित्रतावश या जो भी कहें बौद्ध धर्म में अपनी आस्थावश बिंबिसार ने बेलूवन बौद्धों को दान दिया था। और दूसरा इनका जो संबंध था वो था अवंती महाजनपद के राजा चंडप्रद्योत, इनके मित्र थे। एक बार की कहानी है, जब चंडप्रद्योत की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनके जो राजवैद्य थे उनका उपचार करने में असमर्थ थे। उस समय बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को उनकी मदद के लिए भेजा था। और इनके राजवैद्य का नाम क्या था, पहले आपको बताते हैं। मित्रता के अंतर्गत पहला बुद्ध के मित्र, दूसरा अवंती महाजनपद के राजा चंड प्रद्योत। इन्हीं की मदद के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था। और राजवैद्य का नाम क्या था, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जीवक। मित्रता में दो मित्रता थी इनकी। पहला बुद्ध के मित्र थे, इसी कारणवश इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और इन्होंने बौद्धों को वेलुवन बौद्धों को दान दिया था। दूसरा अवंती महाजनपद के राजा चंड प्रद्योत, इन्होंने इनकी मदद के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और ये रही रिश्तों की बातें जो कि किसी भी साम्राज्य के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। दो रिश्ते, वैवाहिक संबंध हो गया, मित्रता हो गया। ये टॉपिक ख़त्म हुआ आपका रिश्तों वाला। अब आपको हम आगे बताते हैं कुछ और चीज़ें जो जानने योग्य हैं बिंबिसार में, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इनको बिंबिसार को सेनीय के नाम से जानते थे। सेनीय नाम से जानने का कारण है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये अस्थाई सेना की भर्ती के लिए इनको सेनीय नाम दिया गया था। ठीक है विकास जी, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। इनका अंत बहुत दुखद रहा, जैसा कि आपको बताए थे। पितृहंता वंश नाम ही था हर्यक वंश का। पितृहंता वंश, इनके पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी। अंत काफ़ी दुखद रहा। तो अब अजातशत्रु के बारे में आपको बताते हैं। पहले आपको पूरा कंप्लीट करा देते हैं, बस जस्ट रिमाइंडर। बिंबिसार जो थे ये संस्थापक थे हर्यक वंश के। इनकी 3 शादियां हुई थी, कौशल, मद्र और लिच्छवी। लिच्छवी की रानी थी चेलना, कौशल की महाकौशला, जहाँ से दहेज में इनको काशी मिला था। और मद्र देश की थी क्षेमा। मित्रता इनकी बुद्ध से थी और अवंती महाजनपद के राजा चंड प्रद्योत से थी, जहाँ इन्होंने अपनी मदद के लिए जीवक को भेजा था, राजवैद्य को। ठीक है, इनको सेनीय नाम से जाना जाता था। अंतिम दिनों में अब पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी। अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ता है। दिखाई दे रहा है विकास जी आपको? ठीक है। अजातशत्रु के बारे में आप इसमें सन को लेके एकदम परेशान मत होइएगा, ये नहीं पूछा जाता है। नॉर्मली आपसे बस यही पूछा जाएगा कि शासक कौन से थे, किस धर्म से जुड़ाव रखते थे, या फिर संस्थापक कौन था, या फिर अगर उनके समय काल में कोई विशेष घटना घटित हुई तो उसके बारे में पूछते हैं कि ये किसके समय काल में घटित हुई थी। अजातशत्रु के बारे में बात करते हैं। अजातशत्रु एक साम्राज्यवादी राजा था। ठीक है, अजातशत्रु एक साम्राज्यवादी राजा थे। इनका जो वास्तविक नाम था वो था कुनिक। ठीक है, चूंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अर्थात बिंबिसार की हत्या कर दी थी, तो ससुराल पक्ष से, या कहें बिंबिसार के ससुराल पक्ष या अजातशत्रु के ननिहाल पक्ष से संबंध खट्टे हो चुके थे। और इसी को लेकर मगध और कौशल में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। अंततः
जो अंतिम लड़ाई हुई उसमें मगध विजयी रहा। फलस्वरूप कौशल देश की एक और रानी का आगमन हुआ मगध में। ठीक है। दूसरा जो एक युद्ध था वो था वज्जी संघ संघर्ष। कोई विशेष संघर्ष तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी हैं। वज्जी संघ, वज्जी संघ से जो युद्ध था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी वो थे इनके मंत्री वत्सकार। इसमें मगध विजयी रहा था। लिख देते हैं आपके लिए। और मगध के विजय में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थे मंत्री वत्सकार थे, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसमें दो हथियारों का उपयोग हुआ था जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। रथमूसल और महाकंटक शिला, 2 हथियार थे। कौन से? लिख देते हैं। रथमूसल और महाकंटक शिला। ठीक है दोस्तों, 2 हथियार थे, रथमूसल, महाकंटक शिला। जो याद करने लायक चीज़ है वो है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो थी मंत्री वत्सकार की। और 2 महत्वपूर्ण हथियार रथमूसल और महाकंटक शिला। ठीक है। अजातशत्रु के बारे में, इनके भी बुद्ध समकालीन थे। और ये ज़्यादा अहम ही है कि बुद्ध, इन्हीं के समय में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्योंकि बुद्ध इनके समकालीन थे, इनके पिता के करीबी थे, इनके भी करीबी थे। फलस्वरूप इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। इनके समय में जब बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध की मृत्यु की कहानियाँ बचपन से सुनते आए हैं। और जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो 8 भाग हुए थे उनके देह के, जिसमें से एक भाग जो था उसी का राजगृह में स्तूप बनाया गया है। एक भाग राजगृह में स्तूप बनाया गया है। स्तूप जो शब्द है वो बौद्ध धर्म से जुड़ाव रखता है, जिसका अर्थ है जब कोई साधु या सन्यासी मर जाता है तो उसको जहाँ दफन किया जाता है उसको स्तूप कहते हैं। ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में राजगृह में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व और ईस्वी से आप लोग अवगत होंगे। न हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगली कक्षा में आपको इसके बारे में अवश्य बता देंगे। फिलहाल 483 में जो पहला बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था। ठीक है। और अजातशत्रु की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले शासक। अजातशत्रु की मृत्यु, जैसा कि नाम से पितृहंता वंश है, अजातशत्रु की भी मृत्यु इसके पुत्र उदयन ने हत्या कर दी थी। ठीक है। तो अगला शासक कौन है? अभी तक जो 2 राजा थे, अजातशत्रु और बिंबिसार, दोनों बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे। दोनों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। जो अगले राजा थे वो थे अजातशत्रु पर जैन धर्म का प्रभाव था। ये अलग है। अजातशत्रु के बारे में कोई ऐसी उदयन के बारे में कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं है जो कि परीक्षा से ताल्लुक़ रखती हो। अब बाकी कहानियाँ के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है और जो कहानियाँ ज़रूरी हैं, जो तथ्य को याद करने में मदद करती हैं, बस वही कहानियाँ ज़रूरी हैं। उदयन के बारे में कोई विशेष बात नहीं है। उदयन
बस यही था कि जैन धर्म का फॉलोअर था। और जो अगला शासक, अंतिम शासक, अगले शासक, बाकी किसी शासक के बारे में जानकारी इतनी ज़रूरी नहीं है। जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, उसका नाम था नागदशक, या इसको दशक भी कहते हैं। कई नाम अलग अलग जगह, अलग अलग इतिहास की किताबों में आया आता, अलग अलग इतिहास के स्रोतों में अलग अलग चीज़ें बताई गई है। तो इसी के साथ आपका हर्यक वंश समाप्त होता है। तो आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से रिमाइंड करा देता है। सबसे बड़ी बात कि जब किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे और किसी भी वंश से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो आपसे सबसे पहले पूछता है कि संस्थापक कौन था, उनका साम्राज्य किस तरीके से विकसित हुआ या किस तरीके से डूबा, या विकास होने का कारण क्या था उनके साम्राज्य के विकसित होने का, या उसके डूबने का कारण क्या था। तो फिर से आपको एक बार पूरा रिमाइंड करा देते हैं पूरे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते थे। ठीक है, आपको मुगल साम्राज्यवाद के शुरू में आपको बताए थे, पुराणों के अनुसार वृद्धत्व वंश का शासन था पहले, बौद्ध साहित्यों के अनुसार हर्यक वंश का शासन था सबसे पहले। हर्यक वंश में 3 शासक थे जिनके बारे में हमने आपसे चर्चा किया है। 3 शासक, पहला बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें आपको बताई गई हैं, बिंबिसार संस्थापक था हर्यक वंश का। बिंबिसार बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं हो गया, आपको बता चुके हैं। बिंदुसार मौर्य वंश से ताल्लुक़ रखते हैं बिंदुसार। और बिंबिसार जो है, बिंबिसार के समय में रिश्ते बना के साम्राज्य का विस्तार काफ़ी आसान तरीके से हो सकता था। तो उन्होंने इसका लाभ लिया और वो जानते थे, इस चीज़ को समझते थे कि रिश्ते काफ़ी काम आएंगे आगे चल के। तो 3 राज्यों में उनकी शादी हुई थी। वैवाहिक संबंध 3 राज्यों से थे। लिच्छवी से था, कौशल से था, मध्य देश से था। लिच्छवी, जो लिच्छवी की रानी थी उनका नाम था चेलना। कौशल की रानी महाकौशला, वहीं से दहेज में काशी मिला था। काशी के आगे काफ़ी लड़ाइयाँ हुई काशी की वजह से। तीसरी मध्य देश की रानी क्षेमा थी। बात मित्रता की करते हैं तो मित्रता में 2 संबंध थे। पहला, बुद्ध इनके मित्र थे, फलस्वरूप इन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था। बेलुवन, इन्होंने बौद्धों को दान दिया था। दूसरा, अवंती महाजनपद के राजा चंडप्रद्योत इनके मित्र थे, और मित्रता इस कदर गहरी थी कि जब एक बार चंडप्रद्योत की तबीयत खराब हुई और उनका इलाज लगभग लाइलाज हो गया, तब इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा उनकी मदद के लिए, और परिणाम इनके पक्ष में रहा। और उसके बाद इनको सेनी नाम से जाना जाता था बिंबिसार को, क्योंकि ये अस्थायी सेनाओं की भर्ती वगैरह करते थे। और सबसे लास्ट में फिर हुआ, इनकी हत्या कर दी गई इनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा। अब अजातशत्रु के बारे में, अब अजातशत्रु एक साम्राज्यवादी राजा था। इसका वास्तविक नाम था कुनीक था। और इसके समय में मगध और कौशल के बीच संबंध खट्टे थे, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी। उनका ससुराल और इनका ननिहाल पक्ष, एक रिश्ते खराब हो गए। फलस्वरूप मगध से कौशल से लड़ाई होती गई। फलतः मगध युद्ध जीता और कौशल की एक और रानी का आगमन हुआ मगध साम्राज्य में। उसके बाद इनके मगध साम्राज्य में उसके बाद इनकी लड़ाई हुई वज्जी संघ में इनके जो प्रमुख जो रणनीतिकार थे, मंत्री वत्सकार, और 2 हथियार थे, रत्मस्वल, महाकंटक शिला। ये भी बुद्ध के मित्र थे, बुद्ध के समकालीन थे, और इन्होंने भी बुद्ध धर्म को अपनाया था। इनके समय में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु हुई तो 8 भागों में हुई था। एक भाग का राजगृह में स्तूप बनाया गया। स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा एक शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है किसी साधु सन्यासी को जहाँ दफनाया जाता है, जो कि बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इनकी भी हत्या इनके पुत्र उदयन ने कर दी। उदयन जैन धर्म का फॉलोअर था। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।